प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भंग पॉलिसी तैयार करके मंजूरी के लिए काबीना को भिजवा दी है और ये 3 माह की कलील मुद्दत में ये पॉलिसी तैयार हुई है और वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद सरमायाकारों को मुल्क में भंग की काश्त के हवाले से इजाज़त दी जाएगी और इस सिलसिले में कुछ लाइसेंसेस भी जारी किए जा रहे हैं, कुछ SOPs भी बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जब ये पॉलिसी आई तो इस पर इब्तदाई तौर पर कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया, कुछ लोगों ने इसकी अहमियत को समझने से इनकार भी कर दिया, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी अहमियत जो है वो उजागर होना शुरू हुई। अब पूरी दुनिया में SOPs के साथ इस पर सख्ती से चीज़ों पर अमल दरामद करते हुए इसकी काश्त होती है और बहुत ज़्यादा जो इसकी वजह से इकॉनमी को फ़ायदा पहुंचता है। फिर ये एक बहुत बड़ी मार्केट है जो पाकिस्तान ने अब एक्सप्लोर करना शुरू की है। लेकिन पाकिस्तान क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम कर रहा है, उन चीज़ों का ख्याल करते हुए कर रहा है? ये पॉलिसी किस तरह से बनाई गई है, कैसे चलेगी, कैसे काम होगा, इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हम देखेंगे कनाडा में क्या चल रहा है, कनाडा में ये काम किस तरह से हो रहा है, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, ये कितनी बड़ी मंडी है और पाकिस्तान और कनाडा कोलैबोरेशन से काम किस तरह से कर सकते हैं। तो इस पर हम और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ आमिर सोहेल चीमा साहब मौजूद हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट कनाडा में से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और आप एक वसी तजर्बा रखते हैं एग्रीकल्चर साइंसेस का। सरगोदा से आपने तालीम हासिल की, फिर कनाडा शिफ्ट हो गए और वहाँ पर टोमेटोज़ के हवाले से उन्होंने खुसूसी तौर पर काम किया और उसके बाद अब 10 ममालिक का जो कल्टीवेशन प्रोजेक्ट है उसको हेड कर रहे हैं। आमिर चीमा साहब बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ फ़याज़ विलाना साहब मौजूद हैं। अगर आमिर चीमा साहब के तारुफ में मैं कुछ कमी रह गई है तो मैं फ़याज़ विलाना साहब से दरख्वास्त करूँगा कि मज़ीद हमें बता दें। और दूसरा जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और जो है वो मुख्तलिफ अहम ओहदों पर ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देते रहे हैं और ख़ास तौर पर फूड सिक्योरिटी के हवाले से जमशेद चीमा साहब का काफ़ी अब काम और एक्सपर्टीज़ भी हैं। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आमिर चीमा साहब मुझे ये बताइए कि हम ये जो भंग के हवाले से एक पॉलिसी पाकिस्तान ने बनाई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देर आए दुरुस्त आए, आप समझते हैं कि सही फैसला है, देर से किया लेकिन सही है? जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ये बिल्कुल सही फैसला है। मैं इतना कहूँगा कि ये पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा अगर आप इसको सही तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको ग्रो करते हैं, प्रोसेस करते हैं। ये रियली पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा ये जो फैसला है। ये इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। ये पहली बात तो ये है कि मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको भंग ना कहें। जब भंग कहते हैं ना तो फिर लोगों का, क्योंकि आप नहीं कह रहे, वो सारे साइंटिस्ट भी कह रहे हैं, उनके मैं देखता रहता हूँ क्लिप, टीवी आते हैं क्लिप्स और वीडियोस, तो वो भंग का लफ्ज यूज करते हैं। हम इसे क्या कहें? भंग का लफ्ज, इसे कैनवस कहें, सिंपली इसको कैनवस कहें। जो भांग है इट्स अ थर्ड फॉर्म ऑफ कैनवस। बेसिकली कैनवस जो है इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। एक होता है मैरिजुआना, एक होता है हेम्प और एक होता है रूड रैलिस। जो रूड रैलिस है उसको आम सिंपल लफ्जों में भंग कहते हैं। पाकिस्तान और रीजन में, साउथ एशिया में वो खुद रो होता है, बाहर हो जाता है, अंदर कंट्रोल एनवायरनमेंट में भी हो जाता है जी। तो उसको जब भंग सिर्फ कहेंगे ना तो वो एक वो स्टिग्मा सा लग जाएगा और जो है इसको स्टिग्मा भी लगेगा और टेक्निकली भी आप कह रहे हैं कि वैसे ये अलग चीज है, भंग अलग चीज है। जी बिल्कुल ये अलग चीज है। ये रूड रैलिस 3 कैटेगरीज होती हैं इसकी। जो कैनवस इज मेन क्लास, इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। एक होता है मैरिजुआना, एक होता है हेम्प और एक होता है रूड रैलिस। 3 चीजें हैं। तो कनाडा में तो रूड रैलिस को बिल्कुल नहीं ग्रो करते क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होता है, इसमें कैनाबिनॉइड्स बहुत कम होते हैं। और यहाँ पे ज्यादा करते हैं मैरिजुआना करते हैं, फिर दूसरे नंबर पे हेम्प करते हैं। तो हेम्प भी जो है ना वो ज्यादातर करते हैं CBD ऑयल के लिए और जो इंडस्ट्रियल इसका थ्रेड वगैरह उसका कोई इतना फायदा नहीं होता यहाँ जी। तो मैं ये कहूँगा तो पाकिस्तान में जो काश्त किया जा रहा है ये हेम्प है, कैनवस है, क्या है? ये जो इनका मैं देख रहा था कुछ वीडियोस मेरी नजर से गुजरी थी, तो हेम्प जो इनके वहाँ पे वो बता रहे थे, जो कल्टीवेट करने वाले लीड कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये हमारा जो हेम्प का जो है ना वो भांग कह रहे थे, फिर उसको हेम्प भी कह रहे थे साथ साथ। तो मुझे आई अंडरस्टैंड कि वो हेम्प ही उन्होंने ग्रो की है। ठीक है। तो हेम्प के लिए वो उन्होंने ट्रायल किया वहाँ पे
तो पहली बात तो ये है कि उसको इसको भंगना कहें। दूसरी बात ये है कि ये एक इंटरनेशनल जो है ना ये प्रोडक्ट है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। इसको यूनाइटेड नेशन जो है वो देखता है, कंट्रोल करता है। तो इसको जो है वो उसके अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ उसको ग्रो करें, चाहे उसका ट्रायल भी करना है। लेकिन उसके लिए सबसे जो अहम चीज है, जो अभी मैं देख रहा हूँ कि कमी है वहां पे और नहीं अभी तक कर सके, वो इसको हेल्थ मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व करें। फेडरल मिनिस्ट्री जो है ना, हेल्थ फेडरल मिनिस्ट्री, उसके हाथ में उसको इन्वॉल्व करें। दुनिया में ये जहां जहां भी ये लीगलाइज है, इंक्लूडिंग कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी ये लीगलाइज है, वहां पे हेल्थ मिनिस्ट्री इसको लीड करती है। ठीक है। तो रीजन इज दैट कि जब आप हेल्थ मिनिस्ट्री को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो जब आप इंटरनेशनल मार्केट में आप इसको लेके जाएंगे एज ए मेडिसिनल प्रोडक्ट, तो फिर इसको वो कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। तो वो कहेंगे कि इसमें बेशक साइंस एंड टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या जो भी उसके वो हेल्प करें, उनके साथ कोलैबोरेट करें, लेकिन इसका जो मेन इसको लीड करें वो ये करें हेल्थ मिनिस्ट्री करें। ठीक है। हर मुल्क में जहां भी ये लीगलाइज है था कि देख लें जी कि वहां पे हेल्थ मिनिस्ट्री जो है ना वो लीड करती है। क्योंकि मैं कोई 15-20 मुल्कों में जाता हूँ, पहले हमारा जो ये कॉर्पोरेशन था हमारा 10 हेल्थ मिनिस्ट्री अगर इसको लीड नहीं करेगी, जैसे हमारे यहाँ शायद साइंस पाकिस्तान में तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है वो कर रही है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि जब ये एक्सपोर्ट करेंगे ना, जब ये लीगलाइज टोटली हो जाएगा और इसको लोगों को लाइसेंस देंगे, बाहर से कंपनी आके इन्वेस्ट करेंगी या जो भी वहां से पाकिस्तानी इन्वेस्ट करेंगे, तो इस अल्टीमेटली इसका होगा क्या कि ये एक्सपोर्ट होगा। इसका जो प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट होगा। ऑयल जो है, चाहे ऑयल में करें चाहे उसको आप ड्राई फार्म में करें, तो वो होगा एक्सपोर्ट होगा। तो पाकिस्तान में तो इतनी खपत नहीं है ना। अब पाकिस्तान में मेडिसिन में यूज होगा, सब कुछ होगा, लेकिन पैसे उस वक्त बनेंगे जब पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट करेगा। जी। तो जब एक्सपोर्ट करेंगे तो जहां भी ये जाएगा, जो इनका जो इम्पोर्टर होगा वो सबसे पहले ये देखेगा कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रेगुलेट किया कि नहीं किया। जी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का अगर इसमें नाम नहीं होगा, इसको रेगुलेट नहीं करेगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, तो फिर वो उसको लेने से इनकार कर देंगे। ठीक है जी, सही है, बिल्कुल सही है। चलें सर, ये वन बाय वन अगर पॉइंट्स को डिस्कस कर लें। मैं जमशेद चीमा साहब, ये जो पहला पॉइंट है कि हेल्थ मिनिस्ट्री को अगर आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या पाकिस्तान में हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन बोर्ड है? देखिए, इसमें हमारे यहाँ जो बात आमिर चीमा साहब कर रहे थे वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ स्टिग्माइज्ड किस्म का प्रोडक्ट है। तो जब इसका नाम लिया तो इसका नाम लेना बड़ा मुश्किल था, और आप कह लें फवाद चौधरी चूँकि काफ़ी दिलेर आदमी है और बड़े आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं और बाज़ औक़ात गैर रवायती किस्म के आदमी हैं, उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और वो लेके इसको चल पड़े, और फिर शिबली साहब ने आगे कर लिया, उसको रजिस्टर कर लिया। सो आप कह लें पहला जो कल्चरल, देखें किसी मुल्क में कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो कल्चरल जो रुकावट थी वो तो यही थी कि जी आप बांग की जब काश करेंगे तो माशाल्लाह हमारे मुखालफिन अपोजिशन में बड़े बड़े अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं, तो टीवी वाले भी उनकी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं और उन्हीं का बयानिया लेके चल पड़ते हैं, और मीडिया में काफ़ी लोग बैठे हुए इस तरह के, जो आप कह लें कि वो कुत्ता कान ले गया तो वो भाग पड़ते हैं उठ के। सो एक यू कैन से कि इस तरह का तमाशा बनने का इम्कान था। सो कल्चरल जो आप कह लें कि एक रुकावट थी वो दूर हो गई कि जो भी किसी ने तनकीद करनी थी, आगे पीछे इस पर तंज करना था, वो कर लिया उन्होंने। आगे इसका दो तीन चीज़ें हैं कि एक तो ये कि हम मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी जो है ये मेडिसिनल प्लांट्स पे बहुत काम कर रही है, तो ये मेडिसिनल प्लांट भी है, और दूसरा आप कह लें कि इसमें साथ साथ ये फाइबर प्लांट है। सो फाइबर जो है, फाइबर प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान में इम्पॉर्टेंट हो गई। फाइबर के बेसिकली दुनिया में अगर देखें तो 3-4 सोर्स हैं। एक आपका ये जो आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, जो आर्टिफिशियल आप कह लें है ये वाला धागा, और दूसरा कॉटन आ गई, और तीसरा ये आ गया, अच्छा ये पटसन आ गई। पटसन वैसे बड़ा रफ होता है, तो ये एक बेहतर क्वालिटी का धागा यहाँ से या एक फाइबर मिलता है, मेडिसिनल वैल्यू इसकी बड़ी हाई है। फिर इसका यू कैन से ऑयल और बायोफ्यूल और एज ए फूड आइटम, सो इट्स हाई वैल्यू प्रोडक्ट, हाई वैल्यू क्रॉप। और दूसरा ये कि इसमें अगला काम जो है इसमें करने वाला कि रजिस्ट्रेशन के बाद
इसका अगला जो करने वाला काम है वो ये है कि इसकी डोमेस्टिकेशन भी हम उसे कहते हैं और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं जी कि ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए कि इसको पानी कितना लगेगा, ज़मीन किस तरह की होगी, टेम्परेचर कौन सा होगा, कहाँ ज़्यादा पैदावार देगा, प्लांट स्पेसिंग क्या होगी, सोइंग टाइम क्या होगा, मैच्योर कब होगा, वगैरह वगैरह, इनपुट्स क्या होंगे। सो नेक्स्ट जो चैलेंज है वो ये है, तो वो मतलब मेरे ख्याल कोई जिस तरह आमिर सुहेल चीमा साहब बात कर रहे थे, हम इन जैसे बंदों से फ़ायदा उठाएंगे कि यू कैन से कि एक तो हमें दुनिया से कोऑर्डिनेट करा दें, आप कह लें कि कनेक्ट करा दें, और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो डोमेस्टिकेशन है उसकी या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लाने में हमें हेल्प करे इसमें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है बात है सर, लेकिन हाँ लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री की जो उन्होंने बात की है सर, क्या ये मुमकिन हो पाएगा पाकिस्तान में, क्योंकि हेल्थ जो है वो यहाँ एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है 18th अमेंडमेंट के बाद, ये कैसे प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा? नहीं, वहाँ फेडरल मिनिस्ट्री है ना, चीमा साहब जानते हैं। फेडरल सब्जेक्ट भी है, फेडरल से हम करेंगे डेफिनेटली। मुझे तो ये एनकरेजमेंट ये मिल रही है कि चीमा साहब जो हैं ये वहाँ पे 10 ममालिक के साथ अगर मिलकर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमें कनेक्ट कराने में या मार्केट डेवलप करने में, कस्टमर लेने में हमें ये हेल्प करेंगे। मतलब हाई वैल्यू मार्केट्स है ना ये, मतलब अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो 12,000 साल पुराना पौधा है, ये यूरोप में इस्तेमाल होता रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका में होता है, यहाँ चाइना का एक बड़ी मार्केट है। तो किसी बड़ी मार्केट में और हाई एंड मार्केट में जाके कनेक्ट कराना किसी प्रोडक्ट का, ये एक बड़ी आप कह लें कि वैल्यूएबल चीज़ है। और फिर जो उसके मैं मेडिसिनल प्लांट्स का मैं पिछले दिनों जब आ रहा था तो चूंकि बड़ी ह्यू एंड क्राई थी तो मैं इसका पढ़ रहा था, तो बड़े बड़े आप वाटर किस्म का प्लांट है ये, यू कैन से कि ये बड़ा जिसे कहते हैं मोजाती प्रोडक्ट जो प्लांट है जी। सो यहाँ पे चूंकि ये गंदा पड़ा हुआ है, जहाँ पे आप कह लें कि बेकार किस्म के लोग इसको वो पी के बढ़ के शिकार लगाते रहते हैं, ये जो कुछ भी सो जाते हैं, तो इसलिए आप कह लें कि इसकी वो जो एक रेपुटेशन बनी हुई थी बड़ी अजीब सी थी जी। बेशक जिस तरह बहुत सारे लोगों को पहली मरतबा पता चला कि ये बड़ा फ्रूटफुल प्लांट है, ये तो पहली मरतबा पता चला कि ये कितना मुफीद प्लांट है, उससे कितना फायदे हो सकते हैं और इकोनॉमी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और डॉक्टर चीमा साहब ने तो इसको गेम चेंजर करार दे दिया, पाकिस्तान की किस्मत उन्होंने कहा बदल देगा। मैं सर एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, मैं फैज विलाना साहब से लेता हूँ इसमें। और आपने जो कहा ना जमशेद चीमा साहब के हमें करेक्ट कराने में हेल्प करेंगे, तो इसमें एक जाहिर एक टीम डेवलप करनी पड़ेगी, काम हो सकता है पूरे का पूरा कोई ऐसा शख्स जो लीड करे इसको या एक ऐसा एक्सपर्ट जिसकी शायद ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। फयाज विलाना साहब, ये कितनी बड़ी मार्केट है हेम्प की और इससे जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसकी, जिसके बारे में डॉक्टर चीमा साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान ने काम शुरू किया है? बहुत शुक्रिया जनाब साहब, और उनको भी चीमा साहब, दोनों चीमा बिरादरान को भी अस्सलाम वालेकुम, और आपका प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। ये जो इतना बड़ी मार्केट है, ये क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा आमिर चीमा साहब के लिए, वो आपको बताएंगे कि ये कितनी मार्केट है और कितनी बड़ी प्रोडक्शन हो सकती है, और पाकिस्तान में कितने गलत कॉन्सेप्ट्स हैं कि पर एकड़ कितनी पैदावार हो सकती है, और पर एकड़ से हम कितना कैनबिस ऑयल और कैनबिस मेडिसिन कितनी बना सकते हैं पर एकड़। ये डिटेल फिगर जो है ये आमिर चीमा साहब देंगे। मैं बात करूंगा जनरल परसेप्शन की, क्योंकि बीइंग ए जर्नलिस्ट और बीइंग एन एनालिस्ट हम देख रहे होते हैं कि चीजें किस तरह किधर मूव हो रही हैं। मैं आपको हमेशा अप्रिशिएट करता हूं कि आपका प्रोग्राम देश प्रदेश आप इस तरह करते हैं कि आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को जोड़ते हैं पाकिस्तान से, और यहाँ हमें मौका मिलता है उन्हें बताने का कि दुनिया किधर जा रही है और आप पाकिस्तान वाले किधर जा रहे हैं। सही बात। ये आपका प्रोग्राम एक ब्लेसिंग है हमारे लिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात तो सारी गवर्नमेंटें करती हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं और कहते हैं कि 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, लेकिन 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक्सपर्टीज से प्रैक्टिकली फायदा उठाने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं है। एक आपका प्रोग्राम है कि आप बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज पे हर हफ्ते हमें बिठाते हैं और उन पे बात करते हैं। और आज आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुसर्रत अपना जमशेद इकबाल चीमा साहब को बुलाया, जो इलेक्शन लड़ने से पहले तक प्राइम मिनिस्टर की एग्री टास्क फोर्स के हेड थे और अब भी ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब के करीब हैं, और इनकी बात इनके सामने हम जो करेंगे यकीनन ये बात इमरान खान साहब तक पहुंचाएंगे, नहीं तो कम अज कम अपने पार्टी के डिफरेंट जो इनके फोरम्स हैं वहां ये बात करेंगे, तो इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर अस। अब बात आते हैं इस पे जो आप बात कर रहे हैं मैरिवाना की जी। डॉक्टर आमिर सुहेल चीमा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनका फायदा हम ये उठाते हैं
कि डॉक्टर आमिर सोहेल चीमा साहब इस वक्त तो एक इंटरनेशनल फर्म में एज वाइस प्रेसिडेंट कल्टीवेशन काम कर रहे हैं, जिनका दुनिया के 10 ममालिक में पहले था, अभी डॉक्टर साहब 15 शायद कह रहे थे, शायद ये मजीद एक्सपेंड कर रहे हैं अपना काम। 10 कंट्रीज में इंक्लूडिंग यूके, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको और डिफरेंट मुल्कों में, ये बताएंगे कौन कौन से मुल्कों में इनकी कैनबिस की प्रोडक्शन है जी। और ये प्रोडक्शन के इंचार्ज हैं ओवरऑल। हर कंट्री के साथ क्या लीगल चीजें हैं, ये वहां जाते हैं, देखते हैं, ये प्रोडक्शन को देखते हैं, लेकिन इनके साथ लीगल टीम होती है और लोकल वहाँ हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूवल जो लेनी होती है, लोकल वहाँ एग्री डिपार्टमेंट से जो अप्रूवल्स होती हैं, वो सारा इनका एक सिस्टम है। अगर हम इन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी कंपनी को कहें कि आप पाकिस्तान भी जाएं और वहां भी एक प्रोडक्शन अपनी शुरू करें, तो यकीनन ये बहुत बड़ा एक स्टेप होगा। लेकिन इनकी कंपनी की डिमांड्स वही होंगी जो दूसरे कंट्रीज में जाने से पहले इन्होंने वो डिमांड्स पूरी कराई। ये एक कैनेडियन बेस्ड फर्म है, लेकिन अगर ये मैक्सिको जाते हैं या साउथ अफ्रीका जाते हैं या स्पेन में जाते हैं तो उन्हें ये बताते हैं कि हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर ये पाकिस्तान में कल तक आते हैं तो इन्होंने वो जब स्टैंडर्ड वहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तो उसका फायदा ये होगा कि वहाँ हमारी गवर्नमेंट जो दूसरे फार्मर्स को लाइसेंस देने का सोच रही है, तो उनको भी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके जा सकेंगे। और फिर जो इंटरनेशनली हमारे प्रॉब्लम होते हैं, यूएन का एक डिपार्टमेंट है, डॉक्टर आमिर सोहेल चीमा आपको बताएंगे कि उस डिपार्टमेंट का ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उसका नजर यही रखना होती है उसने कि दुनिया भर में नशा आवर चीजें जहां जहां प्रोड्यूस की जा रही हैं, उनकी प्रोडक्शन का तरीका कार क्या है और उनके आगे फिर उसकी प्रिजर्वेशन का क्या तरीका है, फिर उसकी मार्केटिंग का क्या तरीका है, और फिर उसे इंटरनेशनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का क्या तरीका है, यूजेज का क्या है। इसलिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं आपको कि हेल्थ इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करें, हेल्थ मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व करें। ठीक है। फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री पाकिस्तान की रेगुलेशन को देखती है, प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्ट्रीज जो हैं वो हेल्थ फैसिलिटेशन को देखती हैं। तो रेगुलेशन तो सारी फेडरल मिनिस्ट्री के पास है, जो अपने प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं उनका काम सिर्फ हॉस्पिटल्स को देखना और पेशेंट को हेल्थ सर्विसेज देना है। तो ये फेडरल को ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो आमिर सोहेल चीमा साहब की बात है उसी बात को ये कि एक पर एकड़ कितनी प्रोडक्शन होती है और उसमें कितना हम पैसा कमा सकते हैं, ये वो बताएंगे। मैं सिर्फ कल्चर की बात करूंगा और अप्रिशिएट जिस तरह इन्होंने फवाद चौधरी साहब को किया है, मैं इन्हें अप्रिशिएट करूंगा कि ये तब्दीली की गवर्नमेंट है, ये वाकई तब्दीली लाना चाहते हैं। लेकिन मेहरबानी ये करें कि हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को, चाहे हमें वहाँ ना हमारे पास टाइम है आने का, ना हमें वहाँ कोई ओहदा चाहिए, ना हमें वहाँ गाड़ी चाहिए, हमें यहाँ ओवरसीज रहते हुए ही आप हमारी बात सुन लिया करें और उसे कहीं प्रॉपर क्वार्टर किसी वहाँ पहुँचा दिया करें और उस पर देखें कि हम जो आपको तजावीज़ दे रहे हैं उनमें से 10 अगर दे रहे हैं तो 2 तो काबिल अमल होंगी, उन 2 पे ही आप काम शुरू कर दें। तो यू कैन से कि यस, ये जो गेम चेंजर की हम बात करते हैं, हम ऐसे हवा में नहीं बात कर रहे, हमारी कुछ पीछे उसमें सही है। तहकीक राइट सर, बिल्कुल सही है। आप 2-3 चीजें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की। मैं चाह रहा हूँ कि उसका चूंकि जो मरकजी किरदार है आज के प्रोग्राम में वो डॉक्टर आमिर चीमा साहब का ही है, तो मैं चाहूँगा कि वो ज़रा इसका जवाब दें। डॉक्टर साहब, एक तो पहले ये बताइए, ये पाकिस्तान का हेम्प की काश्त कल्टीवेशन की चॉइस ठीक है कैनबिस की बजाय? अगर कैनबिस हम उगाएं या हेम्प उगाएं तो इनमें से क्या बेहतर है, या ये भी ठीक है और वो भी ठीक है? ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ क्या है? दूसरा ये कि फ़ी एकड़ से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, कितनी इसमें काश्त होती है और कितने बड़े पैमाने पर कम अज़ कम उगाया जाना चाहिए जिसका एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पर? जी, ये कैनवस और हेम्प इट्स द सेम थिंग। जैसे मैंने पहले बताया कि कैनवस इज द मेन क्लास, उसके अंदर 3 चीजें आती हैं, हेम्प, मैरिजुआना और रूडरेलिस। ठीक है। अब पाकिस्तान में जो बेहतर होगा वहाँ पे हेम्प और मैरिजुआना, ये दोनों डिफरेंट प्लांट हैं लेकिन क्लास एक ही है। क्लास एक ही है, ठीक है। हाँ जी, क्लास एक है। दोनों को कैनाबिनॉइड्स होते हैं। हेम्प का फर्क ये होता है कि हेम्प में जो नशा वाली होती है THC जिसे कहते हैं, टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनोल, जो नशा क्रिएट करती है, जिसको साइको एक्टिव इफेक्ट होता है लोगों के ऊपर, वो उसमें कम होती है, 0.3% से कम होती है एट एनी कास्ट। अगर वो 0.3% से ऊपर हो जाए तो वो हेम्प से निकल जाता है प्लांट, वो मैरिजुआना में आ जाता है। तो मैरिजुआना जो होता है उसमें THC भी हाई होती है, CBD भी हाई होती है। लेकिन आपकी मर्जी होती है कि आप क्या ग्रो करना है। अगर आपने सिर्फ मेडिसिनल पर्पज के लिए करना है तो मैरिजुआना इज द बेस्ट चॉइस फॉर हाई CBD वैरायटीज जो उसकी होती हैं। इसकी स्ट्रेन्स कहते हैं, या सिंपल लफ्जों में से आप वैरायटीज कह लें, ठीक है ना। इसकी वैरायटीज होती हैं हजारों के हिसाब से, एक नहीं है। आपकी मर्जी है कि आप इसको किस पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं। अगर आप इसको साइको एक्टिव इफेक्ट या नशे के लिए, तो फिर उसके लिए डिफरेंट वैरायटीज हैं। अगर आप इसको करना चाहते हैं
थेराप्यूटिक या मेडिकल यूज के लिए, तो फिर उसके लिए डिफरेंट वैरायटीज हैं। ठीक है। तो फिर वो आपकी मर्जी होती है कि आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है। ठीक है। तो आप CBD वाली सिलेक्ट करें, चाहे मैरिजुआना करें। अगर हैम्प पे जाएंगे तो हैम्प में तो होता ही CBD हाई है, उसमें THC होता ही नहीं है। ठीक है। लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में आप जाते हैं तो वो जो इम्पोर्टर होते हैं वो प्रेफर करते हैं मैरिजुआना का CBD ऑयल। उसकी रीजन ये होती है कि उसके जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, और उसका दूसरा ये है कि वो फुल स्पेक्ट्रम होता है जी। फुल स्पेक्ट्रम मीन कि उसमें दूसरी चीजें भी थोड़ी बहुत होती हैं, टर्पीन होती है और चीजें होती हैं। उसको इम्पोर्टर जो होता है वो ज्यादा उसको प्रेफर करता है। तो ये दोनों चॉइसेस हैं। तो एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि ये बाहर फील्ड में भी हो जाता है, लेकिन इसके अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं, इसके अगर इंटरनेशनल मार्केट में आपने ज्यादा उसका टर्नआउट लेना है, तो फिर आप इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करें। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मीन ग्रीन हाउस में या बिल्डिंग के अंदर। ठीक। कनाडा में आप जो बाहर लोग करते थे, बाहर भी इसका लीगल है, लाइसेंस लेकर लोग करते हैं, तो वो इतना कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप मेडिसिनल पर्पज के लिए करते हैं, उसको ज्यादा पैसे बनाने के लिए, तो फिर ये क्या होता है कि इसका जो ऑयल होता है या कोई भी प्रोडक्ट होती है उस पर इन्फेक्शन आ जाता है। बाहर करेंगे तो बाहर क्योंकि ओपन एयर होती है, वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, उसमें फंगस आ जाता है। तो डॉक्टर साहब आपका ख्याल में जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने कहा है कि अगले 5 साल में ये $1 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी, तो आपको लगता है कि ये फिगर जो है वो हकीकत पर मबनी है? उन्होंने बहुत थोड़ा बताया है। उन्होंने तो मेरा ख्याल है कि बहुत थोड़ा बताया है। वो कह रहे थे कि वहां पे मैं उनका सुन रहा था एक वीडियो, वो कह रहे थे कि 10 लीटर पर एकड़ हम इसका CBD ऑयल लेंगे, तो वो तो ना होने के बराबर है, इज नथिंग। तो उसका जो यहाँ पे हम कनाडा में लेते हैं, जैसे हमारी कॉरपोरेशन या और लोग भी हैं, हमारी टेक्नोलॉजी ज़रा एडवांस है, क्योंकि यहाँ पे हमने ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अपनी फर्म में जहाँ भी हमारी कॉरपोरेशन करती है, तो हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो उससे जो प्रोडक्शन है वो 100% बढ़ जाती है। तो वो मैं अपनी कॉरपोरेशन का बताता हूँ कि हम उसमें लेते हैं 3,500 से 4,000 लीटर पर एकड़। वो कह रहे थे 10 लीटर पर एकड़, हम लेते हैं 3,500 लीटर से 4,000 लीटर पर एकड़। अच्छा। इसका CBD ऑयल जो, ठीक है ना, जिसका जो CBD ऑयल होता है, कंसंट्रेट ऑयल, वो हम ग्रीन हाउस में या बिल्डिंग में ग्रो करके तो उसका लेते हैं 3,500 से 4,000 लीटर। और पाकिस्तान ने कहा है कि वो 10 लीटर लेगा। हाँ, वो उनका मैं सुन रहा था खबरों में, एक क्लिप था, तो वो खबरों में जिस दिन वहाँ के अथॉरिटीज ने वहाँ पे इनागुरेट किया था उसका उसकी जो हार्वेस्टिंग थी, तो वो वहाँ पे वो बता रहे थे कि हम इसका 10 लीटर लेंगे। तो जाहिर है वो पता नहीं कैसे उन्होंने 10 लीटर कह दिया। 10 लीटर इज नथिंग, मतलब है कि वो तो ना होने के बराबर है। ये तो मैं बता रहा हूँ कि क्या ये आपके ख्याल में गलती से उन्होंने कह दिया, या पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है और वाकई पाकिस्तान 10 लीटर ले रहा है? नहीं, वो गलती से नहीं कह दिया, उन्होंने कई दफा ये दोहराया। मैंने 3-4 क्लिप उनके देखे हैं, वो हर एक में 10 लीटर ही कह रहे थे। वहाँ पे एक 2-3 टीवी वाले भी इंटरव्यू कर रहे थे उनका वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे भी वो जो उनके लीड कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि हम 10 लीटर लेते हैं। ठीक है। 10 लीटर नहीं है। वो दूसरा ये है कि उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं ठीक, बिल्कुल नहीं ठीक। वो जो ग्रो करने का तरीका है वो नहीं ठीक, उसको उन्होंने चेंज करना होगा। वो ट्रफ्स के ऊपर कर रहे थे, जैसे टमाटर का कमर करते हैं, इट्स नॉट ट्रू मेथड। उसके लिए वो जो है ना रोलिंग बेंचेस होते हैं, उनके ऊपर करते हैं। जब आपकी वो डेंसिटी ही नहीं पूरी होगी, क्रॉप का उसके नंबर ऑफ प्लांट्स पूरे होंगे, तो आप उसमें प्रोडक्शन क्या लेंगे? उनके तो नंबर ऑफ प्लांट जो थे वो तो जो आम पूरी दुनिया में एक तरीकाकार है ग्रो करने का, उससे आप कह लें कि आई डोंट थिंक सो कि उसका 5-10% क्रॉप डेंसिटी वाज। तो वो उसमें तरीका चेंज करने की जरूरत है। पहले नंबर पे उसका नंबर ऑफ प्लांट्स जो है पूरे करें, तो फिर दूसरा ये है कि उसका मेथड तरीकाकार जो है वो एडवांस उसको डाल। तो इसकी जो मैंने पाकिस्तान में अगर करेंगे ना, जो ऑयल अगर आप पूछ रहे थे कि कितना बनेगा, तो इसका सिंपल इज दैट कि अगर बहुत ज्यादा हाई भी नहीं भी लेते प्रोडक्शन, जैसे मैं बता रहा हूँ 3,500-4 हज़ार लीटर, अगर उसका आप थोड़ा पीछे भी, जैसे हम यहाँ पे एवरेज ले रहे हैं, लोग 2 से 2,500 लीटर पर एकड़ ले रहे हैं, तो अगर वो भी अगर लें ना, तो फिर भी इसका जो ऑन एन एवरेज पाकिस्तान में ये 1 एकड़ $15 से $20 मिलियन एक साल का देगा।
सही है। 15 से 20 मिलियन डॉलर 15 से 20 मिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करेंगे। 15 से 20 मिलियन डॉलर एक साल का। इसकी 4 क्रॉप्स होती हैं, 4 क्रॉप्स होती हैं, 5 भी हो जाती हैं अगर। राइट सर, मैं अगर आप इजाजत दें तो एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, आप इसके बारे में डिटेल हैं, लेकिन मैं जमशेद चीमा साहब से भी ये ज़रूर जानना चाहता हूँ कि क्या जितनी एक्सपर्टीज़ चाहिए इसके लिए, और जिस तरह से डॉक्टर चीमा साहब हमें बता रहे हैं, क्या इतनी साइंटिस्ट की टीम हमारे पास मौजूद है, हमारे पास इतने एक्सपर्ट्स हैं, और फिर ये कि अगर टेक्नोलॉजी हमारी वीक है और हम मेहनत भी कर रहे हैं और उतना आउटपुट नहीं ले रहे तो इसका क्या हल है? एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। जमशेद चीमा साहब, क्या हमारे पास साइंटिस्ट्स की इतनी एक्सपर्ट टीम मौजूद है कि हम अगर एक चीज़, हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है तो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़ायदा उठाया जा सके और हम उससे ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ज़्यादा आउटपुट ले सकें? अच्छा, ये मैं थोड़ा बता दूं आपको कि ये दुनिया में कहीं भी टेक्नोलॉजी लाना मुश्किल नहीं होता, टेक्नोलॉजी मिल जाती है। आगे मैनेजमेंट मुश्किल होती है कि आपके पास वो मैनेज करने की सलाहियत है, उस टेक्नोलॉजी को मैनेज टेक्नोलॉजी, वो एक होता है। तो बेसिकली देखें, आमिर सोहेल चीमा साहब जैसा कोई एक बंदा में मिल जाए तो टेक्नोलॉजी आ गई हमारे पास। उन्होंने बता दिया कि स्पेसिंग इतनी करनी है, तरीक़ेकार ये है, इनको हफ्ता बुलाएं, 2 हफ्ते बुलाएं, रिक्वेस्ट करें, इनको अच्छी मेज़बानी करें, इन्हें मुल्क की खिदमत का वास्ता दें तो हमें कर देंगे। वो इशू नहीं होता। इशू बेसिकली आगे है कि उस जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट की आप पहले कमर्शियल वायबिलिटी आपने देखनी है, फिर उसका गाहक, बेसिक बात है कि पहली बात आ गई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, फिर आ गई उसकी वैल्यूएडिशन और फिर आ गई मार्केट। लेकिन जब भी कमर्शियली किसी को ग्रो करना, देखें बात हो रही है कि बिल्डिंग के अंदर उगाएं, बात हो रही है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट या कंट्रोल टेम्परेचर की बात हो रही है, या आप कह लें कि ये जो अपना जो टनल है, टनल के अंदर उगाना। ये सारे काम इन्वेस्टमेंट के काम है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है। अब किसी पार्टी को आपने कन्विंस करना है कि आप इस पे इन्वेस्टमेंट करें तो इट्स करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, मिलियंस ऑफ रुपीज की, मिलियंस ऑफ डॉलर की। अब जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर करना है, उससे पहले उसने करना है कि जी मैं कनेक्ट कहाँ हूँगा, मैं जो चीज प्रोड्यूस करूंगा वो बिकेगी कहाँ। फिर उसने ऑयल निकालना है, ऑयल एक्सट्रैक्शन करनी है, उसको उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है, उसको किसी किस्म की यू कैन से उसे कंटेमिनेशन से बचाना है। सो इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस, इट्स इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। सो इसमें अगर उसने करना है तो पहले आपको कनेक्ट कराना है। आप कह रहे हैं कि इसमें चूंकि ये मिसिंग लिंक है या यहाँ पे एक, मैं जिस तरह मैंने बात की है पहले कि इट्स यू कैन से कल्चरल एक ऑब्स्टेकल कह लें, या हेजिटेशन कह लें, या एक इग्नोरेंस कह लें कि नॉलेज ना होना, तो जो एक इशू था वो दूर हुआ। फिर ये था कि आगे उसकी की जाए, उसकी यू कैन से कि उसकी कानून साजी की जाए, वो भी एक दूर हो गया। फिर गवर्नमेंट उसकी ओनरशिप ले ली, या कस्टोडियनशिप उसकी गवर्नमेंट ने ले ली। जब ये होगी तो गवर्नमेंट सपोर्ट करने लग गई। अब अगली बात है कि हम यहाँ पे इसकी टेक्नोलॉजी लेके आए, जैसे मैं डोमेस्टिकेशन की बात कर रहा था या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, अगला काम है कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लेके आए। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए जो बात राणा साहब कर रहे थे कि जी हम इनकी बात सुन लिया करें, जी डेफिनेटली आप बिल्कुल सही जगह बैठे हैं, सही बंदे के साथ बैठे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमें टेक्नोलॉजी दें, हम आपको इनवाइट करेंगे यहाँ पे, हमें आपको मेज़बानी भी करेंगे, आपको खर्चा भी देंगे, टिकट भी देंगे, बाकी आपको फीस नहीं देंगे, तरला कर लेंगे आपको कि अपने मुल्क के लिए करें, आप इस मुल्क के मतलब सपूत हैं, आपने इस मुल्क ने आपको कुछ दिया है, आप इस मुल्क को दें कुछ, ठीक है। सो एडवाइजरशिप के नाम पे डेफिनेटली हम आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, प्राइम मिनिस्टर भी आपको रिस्पेक्ट देंगे, मुलाकात भी आपकी करा देंगे। सो इस चीज़ में हमें हेल्प चाहिए होगी। सो आपसे हमने कनेक्ट कराना है, और अल्टीमेटली यू कैन से कि काम चल निकलता तो हम आपको पे भी ज़्यादा कर देंगे, वो भी इशू नहीं है। सो एक मुल्क है, एक बिजनेस करने जा रहे हैं, जब बिजनेस करने जा रहे हैं तो वो एक कमर्शियल एंटिटी होगी, एक कमर्शियल वायबिलिटी जब होगी, जब हम उससे पैसे कमाएंगे या पैसे कमाने का इम्कान होगा तो फिर डेफिनेटली हम इन्वेस्ट भी कर लेंगे। सो वो इशू नहीं है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे साइंटिस्टों को मुख्तलिफ शोबों में हम बाहर भिजवा के ट्रेनिंग करवाते हैं, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप यहाँ से कुछ साइंटिस्ट को चूज करें, बाहर भिजवाएं, उनको ट्रेनिंग दिलवाएं और वो यहाँ पर आकर परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के बहुत सारे डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को ट्रेन करवाया बाहर से, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपको ये ट्रेनिंग जो है वो आप ले सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि ये और बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो बिल्कुल नहीं जी, वो और बात है। फॉरेंसिक में बेसिकली गवर्नमेंट ने लैब्स बनाई जिसको बाहर से लोग ट्रेनिंग लेके आए, आके चला रहे थे।
यहाँ पे ये कमर्शियल चीज बननी है, ये प्राइवेट सेक्टर ने करना है। प्राइवेट सेक्टर ने करना है तो यहाँ पे यू कैन से कि सबसे पहले हमें एक सक्सेसफुल मॉडल क्रिएट, एक रेप्लिका बाद में बनेगा, पहले हम सक्सेसफुल मॉडल एक क्रिएट करने की जरूरत है। जी। एक डिस्प्ले सेंटर हमें क्रिएट करने की जरूरत है, वो हम पीआरसी में करें, वो हम लाहौर में करें, वो आप पहले किसी रिसर्च के दायरे में करें, वो पोठवार के इलाके में करें, केपी में करें, जहां भी हम करें, हम डिस्प्ले सेंटर इसके को 2-3 बनाएं कि जी यहाँ पे ये देखें सक्सेसफुल मॉडल है, ये 25 एकड़ पे, 50 एकड़ पे, 10 एकड़ पे जो भी है, और इसकी ये इन्वेस्टमेंट है, ये इसका रिटर्न है। ये एक सक्सेसफुल मॉडल तैयार करने की जरूरत है। उस सक्सेसफुल मॉडल के बाद उस पर आगे रेप्लिका हो जाएगा और आगे बड़ी तेजी से। इस वक्त ये प्रैक्टिकली किस फेज में है पाकिस्तान में? नया काम कर रहा है चीमा साहब, पाकिस्तान में इस वक्त ये प्रैक्टिकली किस फेज में है? प्रैक्टिकली हम इस फेज में है कि हम जाहिलों से लड़के तो हमने उनकी बातों की परवाह नहीं की और हमने इसकी रजिस्ट्रेशन कर ली, इसको कानून साजी कर ली, या कानून साजी जो है वो कर रहे हैं। सो जो एक सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल थी कि यहाँ पे हमें कोई आप कह लें कि हम हेजिटेट करें, हम डिफेंसिव हो जाएं। मतलब मुझे एक दिन पीएम साहब का आया पैगाम आया मेरे पास कि जी आप ये जो ना पॉपी पे फलां काम हो सकता है, तो आप ये आप कह लें कि वहां पे उससे फलां चीज बनती है, तो वो आप देखें, लेकिन इसकी मैंने कहा पहले कानून साजी कर ले फिर मैं शुरू करूंगा। ठीक है। सो बेसिकली ये हेजिटेशन होती है, एक बंदा डिफेंसिव होता है कि जी वो कैसे आप कह लें, बिल्कुल सही है, लोग कहेंगे कि अब इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। तो ये एक हम बड़े बदकिस्मत इस मामले में कि हम बड़ी बड़ी अहम चीजों को, बड़ी बड़ी कीमती चीजों को, पुराने कल्चरल जो इग्नोरेंस है, ये उनकी पूरा बेनिफिट नहीं लेते और कल्चरल इग्नोरेंस की वजह से पीछे रह जाते हैं, या महरूम रह जाते हैं, या अपनी कौम को महरूम रखते हैं। अभी भी पाकिस्तान में बेशुमार लोगों को पहली मर्तबा पता चला है कि ये हेम्प से भी फायदे उठाए जा सकते हैं और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इससे पहले जो है वो मेरा ख्याल है 90% पाकिस्तानियों को पता ही नहीं था, या इससे भी ज्यादा शायद लोगों को पता ही नहीं था कि ये भी एक चीज है, और बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फयाज विलाना साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान किस तरह से कोलैबोरेशन हो सकती है कि पाकिस्तान को भी फायदा हो, नहीं एक बिजनेस टर्म्स में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और जमशेद चीमा साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि कल्चरल जो एक जंप था वो इन्होंने ले लिया। ये तो है ही तब्दीली की गवर्नमेंट, हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि इनकी गवर्नमेंट आई है, और ये बहुत इस मामले में है कि ये डरते नहीं हैं, बिला खौफ व खतर ये कूद जाते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट में। ये इनकी ग्रेटनेस है और पूरी कौम इनके पीछे भी है, ये फील भी करते हैं कि वाकई कौम इनकी बात सुनती है। असेंबली में शायद इतने नंबर्स इनके अच्छे ना हो, लेकिन पब्लिक में इनके नंबर्स अच्छे हैं, पब्लिक इनके साथ खड़ी है। अब ये है, आपने वो मरहला तय कर लिया, आपने एक मुश्किल सब्जेक्ट पे हाथ डाल लिया। अब अगर उस मुश्किल सब्जेक्ट में हाथ डालने के बाद आप कामयाब नहीं होंगे तो 5 साल बाद लोग कहेंगे कि ये सिर्फ तब्दीली के नारे लगाने वाले लोग हैं, ये प्रैक्टिकली तब्दीली ला नहीं सकते। तब्दीली की बात कल्चरल की है जो बात कर रहे हैं। कल्चर में मैं चीमा साहब के जरिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करूंगा और इन्हें भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने कल्चरल चेंज लानी है तो एक रिक्वेस्ट करें अपनी अगली स्पीच में पूरी कौम से। आप देखें पूरी दुनिया में, अमेरिका, कनाडा में इस वक्त टेलीविजन चैनल पे रिपोर्ट्स चलती हैं कि ग्रोसरी स्टोर्स पे और बड़े बड़े वॉलमार्ट जैसे स्टोर, बड़े चेन जो हैं, वहां ग्रोसरी स्टोर्स पे शेल्फ खाली हुए हैं। क्यों? कि सप्लाई चेन इफेक्ट हुई है इस कोविड की वजह से। और अगला पूरा 1 साल ये कोविड, बिल गेट फाउंडेशन का अंदाजा है कि 2022 के दिसंबर तक जाके ये डाई डाउन होगा कोविड। इसका मतलब है ये पूरा अगला साल भी हमने कोविड में ही गुजारना है। और अगर कोविड में ही गुजारना है और इसी तरह लॉकडाउन कभी खुलना है, कभी बंद होना है, कभी खुलना है, कभी बंद होना है, तो ये सप्लाई चेन तो हमारे अगले 1 साल भी इफेक्ट होगी। इस सप्लाई चेन के दौरान 1 साल प्रोडक्शन भी इफेक्ट होगी। ज़ाहिर है वर्कर बीमार हैं, फार्म हाउसेज में काम नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रही, वेजिटेबल और फ्रूट की प्रोडक्शन की बात हो रही है। और अगर उसका असर 1 साल बाद भी रहना है तो आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी पूरी कौम से ये प्रॉमिस, उन्हें रिक्वेस्ट करें कि हर बंदा अपने फ्रंट यार्ड में और अपने बैक यार्ड में कुछ ना कुछ सब्जी, फ्रूट, वेजिटेबल कोई चीज ग्रो करे अपने घर में। अगर मैं और आप हर बंदा अपने घर में, अगर हम अपने फ्रंट यार्ड या बैक यार्ड में, और अगर वो भी नहीं है तो किचन गार्डनिंग, हम गमलों में भी अगर टमाटर, सब्ज मिर्च, धनिया और ये मूली, गाजर ये उगाना शुरू कर देंगे तो उसका इफेक्ट ये होगा। इस साल की हमारी प्रोडक्शन हुई है 5.4 मिलियन टन वेजिटेबल की प्रोडक्शन थी पाकिस्तान की, 5.4 मिलियन टन। वो कहाँ जा रही है? वो हम कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हमारी 22 करोड़ की आबादी अपनी वेजिटेबल और छोटी चीजें जो उसकी किचन की रिक्वायरमेंट है वो अपने अपने घरों में ग्रो करना शुरू कर देगी, उसका फायदा एक तो ये होगा, ये जो एहसास की बात करते हैं, मेरे घर में अगर
मिर्चें ज्यादा हो जाएंगी तो मैं साथ असद साहब का दरवाजा नॉक करके उन्हें थोड़ी जी सी हाँ, दे दूंगा। और ये ऐसा होता है टेक्निकल हमारे यहाँ दाएं बाएं, हमारे जिन लोगों ने अपने लॉन्स में उगाई हुई है चीजें वो शेयर करते हैं। सही कह रहे हैं। हाँ, हमें बहसियत कौम इसमें जो है काम का रोल प्ले करना होगा, और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर पूरी कौम ग्रो करना शुरू करेगी। अगर अगले 1 साल हम अपनी डोमेस्टिक नीड जो है वेजिटेबल की वो अपने घरों में ग्रो करते हैं तो हम जो 5.4 मिलियन टन हमारी वेजिटेबल प्रोडक्शन जो फार्म हाउसेज में होती है वो हमारी स्पेयर हो जाएगी। जब स्पेयर होगी तो फिर हमारा जो फार्मर है और ग्रोअर है वो ये सोचेगा कि अब मैं इसे एक्सपोर्ट करूं। जब वो एक्सपोर्ट करने के लिए बाहर देखेगा तो वहां उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। जब उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा तो फिर वो इंटरनेशनल जो डॉक्टर चीमा साहब जैसे एक्सपर्ट हैं उनको खुद अप्रोच करेगा और उन्हें बुलाएगा और इनसे पूछेगा कि बताएं हम कैसे टोमेटोज, कुकम्बर और ये चीजें, बेल पेपर और मशरूम, ये चीजें ग्रो करें जो इंटरनेशनल मार्केट में हम फेंक सकें। कल्चरली हमें पूरी कौम को, बहसियत कौम, अगर हम ज़री मुल्क हैं तो हमें ज़राअत हर बंदे को अपने अपने घर में अपने किचन गार्डन से काम शुरू करना होगा। अगर हर बंदा ग्रो करना शुरू करेगा तो हम ये 5.4 मिलियन टन सालाना वेजिटेबल प्रोडक्शन जो है उसको हम एक्सपोर्ट की तरफ मोड़ देंगे। जब एक्सपोर्ट मोड में जाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि हाँ वाकई हमारे स्टैंडर्ड भी अप हुआ है और चीजें भी बेहतर हुई हैं। पहली तो बात ये है, ये रिक्वेस्ट करें ये, और अगर इमरान खान रिक्वेस्ट करेंगे तो लोग ग्रो करना शुरू कर देंगे। और ये 3 से 4 महीने की गेम होती है। बहुत सारी शॉर्ट ये जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं 3-4 महीने में ग्रो हो जाती हैं। और अगले 1 साल और 2 साल अगर हम डोमेस्टिक अपनी नीड पूरी कर लें और हमारा जो फार्मर है वो एक्सपोर्ट मोड में चला जाए और उसकी ग्रोथ एक्सपोर्ट लेवल की हो और बड़ी फार्मिंग होनी शुरू हो जाए तो आप कह सकते हैं कि चेंज आएगी ये कौम में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। होपफुली सर ऐसा होगा। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर आमिर चीमा साहब ज़रा इस पर अपनी रोशनी थोड़ी सी डाल दें कि एक तो ये कि यूनाइटेड नेशंस चूँकि कहा गया है, अभी शुरू में बात भी हुई कि यूएन की जो है उसके कुछ दिए गए SOPs के तहत ये पूरी दुनिया में काम हो रहा है, तो वो क्या हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए पाकिस्तान में अगर ये बिज़नेस शुरू होता है, तो क्या बेहतियातियाँ हम कर रहे हैं, ज़रा उस बारे में बता दीजिएगा। और दूसरा ये कि क्या ये मुमकिन है जिस तरह से जमशेद चीमा साहब ने कहा कि आप कुछ फैसिलिटेट कर दें, कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ एडवाइस कर दें, कुछ कमियाँ कोताहियाँ दूर करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये है कि जो यूनाइटेड नेशन का एक अदारा है UN कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, जी जो है UN कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, वो इसको डायरेक्टली मॉनिटर करता है, देखता है पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पे ये लीगलाइज हो रहा है, कहाँ कहाँ पे इस पे काम हो रहा है। तो उसकी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि ये क्योंकि कंट्रोल्ड सब्सटेंस है, ये आम क्रॉप नहीं है, इसे बेशक इसको यूनाइटेड नेशन ने पिछले साल कैटेगरी 1 से निकाल के कैटेगरी 4 में डाल दिया था। पहले ये कैटेगरी 1 में था हेरोइन के साथ, फिर उन्होंने पिछले साल इसको अमेंडमेंट करके तो कैटेगरी 4 में डाल दिया। अब उसका फायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान को। इस नॉट लाइक पहले इसको ये हेरोइन के बराबर इसको कंसिडर करते थे कि ये इतना ही इसका साइको एक्टिव फैक्ट है जितना हेरोइन का, लेकिन वो जब सारी रिसर्च हुई, सब कुछ हुआ, तो अब उन्होंने उसको कैटेगरी 4 में डाल दिया। अब कैटेगरी 4 जो है ना वो उसका एक स्टिल इज ड्रग्स नारकोटिक्स बट इज माइल्ड, तो उसको मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज करना होता है उसको कैटेगरी 4 वाले को। अगर हर के देख सकता है उसकी यूएन कमीशन की वेबसाइट पे जाके, तो अब उसको उन्होंने 4थे नंबर पे डाल दिया। ठीक है, तो उसकी फिर भी उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि क्योंकि स्टिल इज नॉट लाइक अ सीवियर नारकोटिक्स बट स्टिल इट्स कंट्रोल सब्सटेंस। ठीक है, जब कंट्रोल सब्सटेंस होती है तो उसको वो ये देखते हैं कि इसको उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको वायोलेट नहीं करना होता। अगर वायोलेट करेंगे तो वो पहली स्टेज पे ही कुछ कर सकते हैं, खुदा न खास्ता वो बैन कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो एक इशू कर सकते हैं नोटिस के इस जो कंट्री है उसका जो प्रोडक्ट है उसको आप ना लें, कुछ भी हो सकता है। उसको बचने के लिए सबसे पहली जरूरी बात जो बहुत जरूरी उसके ऊपर उन्होंने ध्यान देना है कि उसको आप PPE जो होती है ना, जो आप ग्लव्स वगैरह ये वो अपने कपड़े इनको ध्यान रखें। मैंने देखा वहाँ टीवी वाले इंटरव्यू लेने वाले और बाकी साइंटिस्ट भी सारे उसको हाथ लगा रहे थे, बिल्कुल कोई परवाह नहीं कर रहे थे। और ये एक इंटरनेशनल, आपको पता है कि आपके टीवी पे अगर एक खबर चली है ना पूरी दुनिया में पहुंच जाती है आजकल, जी हाँ, वो पाकिस्तान में नहीं रहती। तो उसका बहुत ध्यान रखना होता है। ये कंट्रोल्ड सब्सटेंस है, ये इज नॉट ऑर्डिनरी क्रॉप।
तो इसको जब भी एक तो इन्होंने अपने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत, चाहे छोटे लेवल पे उसका ट्रायल कर रहे हैं, बेशक छोटा सा है, लेकिन बिल्कुल सही है। उसको दुनिया को तो दिखाना लेकिन कि हम बिल्कुल सही है, एहतियाती तदाबीर जो है वो अभी से पूरी इख्तियार करनी होंगी, तो आगे हम बढ़ सकते हैं, वरना खुदा न खास्ता अभी से बैन लग सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।